पाटलिपुत्र में अब तक आपने देखा, बिहार की सियासत में एक नया सितारा उभरा था, लालू प्रसाद यादव। लालू सरकार चलाने का एक नया तरीका लेकर आए, गरीबों पिछड़ों के मसीहा बने। मुख्यमंत्री के तौर पर एक कार्यकाल पूरा करने के बाद 1995 में वो बहुमत से सत्ता में लौटे। लेकिन बढ़ती लोकप्रियता के बीच लालू यादव की सियासत का सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर खड़ा हो गया। उनका नाम 1000 करोड़ के चारा घोटाले में आ गया। विरोधी उनके इस्तीफे पर अड़ गए। अब आगे। चारा घोटाला एक ऐसा घोटाला था जिसमें फर्जी बिलों पर करोड़ों की हेराफेरी हुई। इसमें नेता से लेकर अधिकारी, पक्ष से लेकर विपक्ष तक एक एक कर नाम खुल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा नाम था तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का। उस वक्त लालू जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और केंद्र में थी जनता दल की ही सरकार। ऐसे में लालू पर हाथ डालना बहुत कठिन था। लेकिन जैसे ही जून 1997 में राज्यपाल ने अनुमति दी, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी। तो हम जिस दिन तय कर रहे हैं किसी का रैली होगा, किसी को हम रोका, किसी को। लालू गलती मानने को तैयार नहीं थे। वो इसे सिर्फ और सिर्फ साजिश करार देते रहे। लेकिन सीबीआई अब तक टीम गठित कर चुकी थी। कोलकाता के यूएन विश्वास की अगुवाई में लालू से पहली पूछताछ जनवरी 1997 में हुई। लगभग 6 घंटे और 400 सवालों के बीच लालू ने इस घोटाले को सामंती साजिश घोषित करने की कोशिश की। लेकिन यूएन विश्वास एक निडर अफसर थे। उनके सामने घोटाले के जो आंकड़े थे वो एक अलग कहानी कह रहे थे। इनके बल पर सरकार चल रही थी तो अपना प्रयास करते ही थे। मतलब देवे गौड़ा जी के यहाँ भी प्रयास किए थे, गुजराल जी के यहाँ भी प्रयास किए थे कि, और उसमें पता नहीं कितना राहत इनको मिला नहीं मिला, लेकिन इनके तरफ से तो प्रयास था ही। लालू के समय में सीबीआई की जो भूमिका थी, निश्चित रूप से उस समय ये बहस उठी थी और ये सवाल भी उठा था कि सीबीआई कहीं न कहीं उस पर एक दबाव डाला जा रहा है कि लालू को चारा घोटाले के मामले में राहत दी जाए। ये बात तब आई थी। अब तो केंद्र में नए प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे, जिनको बिहार से लालू ने खुद राज्यसभा सदस्य बनवाया था। लालू ने केंद्र में गुजराल सरकार पर दबाव बनाने की खूब कोशिश की, लेकिन सीबीआई की जांच अदालत की निगरानी में चल रही थी। राजनीतिक तौर पर इसे प्रभावित करने की गुंजाइश नहीं बन पा रही थी। उल्टे पार्टी के अंदर ये मांग उठने लगी कि लालू जनता दल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें। लाख कोशिशें की गईं, लेकिन लालू नहीं माने। लालू के अड़े रहने से तंग आकर पार्टी नेताओं ने संगठनात्मक चुनाव की तारीख तय कर दी, 3 जुलाई 1997। इस देश में उद्योग, धंधे, बाजार। अब तक लालू के मददगार रहे शरद यादव ने लालू के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जब किसी भी तरह से बात बनती नहीं दिखी तो लालू ने अपने वफादारों के साथ चुनाव का बहिष्कार कर दिया। शरद यादव अध्यक्ष बन गए। वो लड़ाई था मेन रूप से जो है वो चल रहा था, अध्यक्ष पद को लेकर के चल रहा था। तो एक बार तो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ में हुआ, तो जॉर्ज फर्नांडिस अध्यक्ष थे तो उनको हटा करके शरद यादव को बनाने का प्रयास किया गया। फिर शरद यादव में और लालू यादव में चला। फिर उसके बाद जो है हम लोग अलग हो गए। उस वक्त केंद्र की यूनाइटेड फ्रंट सरकार में जनता दल के सबसे अधिक 46 सांसद थे, जिनमें से 22 बिहार के थे। इनमें से 18 लालू के साथ रहे। और 5 जुलाई 1997 को लालू यादव ने दिल्ली में एक अलग पार्टी बना ली, राष्ट्रीय जनता दल। इस नेता के साथ जनाधार होता है और उस आधार पर लालू जी देश के पैमाने पर सर्वमान्य नेता हैं, सबसे बड़ा जनाधार का नेता है। इसके चलते जो उनके
सांसद थे, विधायक थे, उनको साथ देने का काम किया। पार्टी तो अलग हो गई, लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई। चारा घोटाले में पटना हाईकोर्ट का रुख सख्त होता जा रहा था। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके बाद तो सीबीआई लालू की गिरफ्तारी की तैयारी करने लगी। यूएन बिस्वास ने लालू को गिरफ्तार करने के लिए सेना की मदद मांगने की बात तक कह दी। लालू नहीं चाहते थे कि ऐसी स्थिति में जेल जाएं कि बिहार की कमान किसी और के हाथों में चली जाए। लालू जी के जेल जाने के बाद पार्टी छिन्न-भिन्न हो जाती, सरकार चली जाती और एक कमांड सर्वमान नेता के रूप में लालू जी ही थे, इससे कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी की चिंता इस बात के लिए थी कि पार्टी खत्म हो जाएगी। चारों तरफ से खुद को घिरता हुआ देखकर लालू ने 25 जुलाई को विधायक दल की आपात बैठक बुला ली। इस बैठक में लालू ने चारा घोटाले में खुद को गलत तरीके से फंसाए जाने की बात कही, सहानुभूति बटोरने की कोशिश की और हाथों हाथ एक ऐसा दांव खेल दिया जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। लालू ने तय कर लिया था कि अब तक उनका घर संभाल रही उनकी पत्नी राबड़ी देवी अब बिहार संभालेंगी। मैं राज की सेवा करूंगी। जी हाँ, सेवा करेंगे। राज की सेवा करने का मौका मिला है। राज की जनता की सेवा करेंगे। राज्य की जनता की सेवा करेंगे। मिला है सामाजिक न्याय को कहां तक आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक न्याय आप वो काम करेंगे जो आपके पतिदेव कर रहे थे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। उस काम को आगे बढ़ाएंगे, सोशल जस्टिस का। हाँ, ये आगे बढ़ाएंगे। सेक्युलरिज्म, रोटी कपड़ा और मकान। जी, महिलाओं का, हाँ, वुमेन का, महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के मत बोलिए। जब वो जेल गए और जब उनको सत्ता छोड़नी पड़ी तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को, जो गृहिणी थी, कुल मिलाकर एक हाउसवाइफ थी, उन पर यकीन किया और उनको लगा कि सत्ता अपने परिवार के आसपास रखनी चाहिए। दरअसल लालू से पहले कई राजनेता मुश्किल के वक्त में अपने परिवार वालों पर ही सबसे अधिक भरोसा करते रहे हैं। हालांकि उस वक्त लालू के कई विश्वस्त नेता ऐसे थे जो मन ही मन उनकी कुर्सी संभालने का ख्वाब देख रहे थे, पर राबड़ी देवी के सीन में आने से कहानी ही बदल गई। एक ऐसी महिला जिसने अपना पूरा जीवन अब तक चूल्हे चौके में बिताया था, एक ऐसी महिला जिसने हमेशा पति से चंद कदम पीछे चलने को अपनी खुशकिस्मती माना था, एक ऐसी महिला जो अनपढ़ थी, वो बिहार जैसे राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली थी, जो बड़े बड़े दिग्गजों की राजनीतिक पाठशाला रहा था। पार्टी के नेताओं का भी उसमें सहमति हुआ, जो लालू जी के समकक्ष के नेता थे। कई ऐसे बड़े नेता थे जिन लोगों ने भी अपनी सहमति व्यक्त की और उस समय आमतौर पर लोगों की भाव था कि कहीं न कहीं सत्ता के केंद्र बिंदु लालू जी बने रहें और एकमात्र यही उपाय था कि राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री के रूप में काम करें और यही हुआ भी। सरकार बच गई, पार्टी भी इंटैक्ट रहा। नहीं, देखिए उससे वो जो फैसले किए गए थे, खास करके रीजनल पार्टियां जो होती हैं ना, वो तो निर्णय जो उसका हेड रहता है वही ले लेता है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, कौन मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो ये लालू प्रसाद जी का अपना निर्णय था, क्योंकि ये उन्हीं का निर्णय था। राबड़ी देवी को विधायक दल का नेता चुनवाने के बाद आखिरकार राजभवन जाकर लालू यादव ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। आनन फानन में उसी शाम राबड़ी देवी को बिहार की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी दिलवा दी गई। 29 जुलाई की रात बेहद नाटकीय थी। दिन में पटना हाईकोर्ट ने लालू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। लालू हथकड़ी में नहीं ले जाए जाना चाहते थे, लिहाजा घोषणा कर दी कि वो आत्मसमर्पण करेंगे। फिर भी सीएम आवास 1 अणे मार्ग को सुरक्षा बलों ने घेरे में ले रखा था
और भोर तक ये खबरें आने लगी कि यूएन बिस्वास ने लालू की गिरफ्तारी के लिए सेना बुला ली है। गिरफ्तारी के डर के बीच वो रात जैसे तैसे कटी। 30 जुलाई को सवेरे 10 बजे लालू आत्मसमर्पण करने सीबीआई कोर्ट पहुंचे। किसानों, मजदूरों, गरीबों, गुरबा के बीच में एक भयंकर आक्रोश था और इसके चलते वो जब वो सरेंडर कर रहे थे तो उसका लोगों ने प्रतिकार किया था। लालू 134 दिन तक जेल में रहे। इस दौरान बिहार में अराजकता फैली रही। आरजेडी कार्यकर्ता ट्रेन रोकते, सड़क जाम करते, मानो जेल में रहे। इस दौरान बिहार में अराजकता फैली रही। आरजेडी कार्यकर्ता ट्रेन रोकते, सड़क जाम करते, मानो पूरा राज्य रुक जाता था। पर जेल से भी लालू मुख्यमंत्री बने रहे। हस्ताक्षर करने वाले हाथ राबड़ी देवी के होते, पर मंजूरी लालू यादव की। फैसले सुनाने वाली जुबान राबड़ी की होती, दिमाग लालू का। हम उनका पत्नी है, वो हमारे पति हैं। तो ये मतलब नहीं है कि पत्नी के कहने पर जो पति कहता है वो होता है, चाहे पत्नी को जो कहती है। तो हम तो हस्बैंड वाइफ हैं, तो दुनिया कुछ का है, उसे लेना देना कुछ नहीं है। दुनिया क्या कर रही है, नहीं कर रही है। फिर भी जो बात जो आ रहा है कि लालू जी शासन चलाते हैं, बिल्कुल झूठा बात है। लेकिन फॉर्डर स्कैम में जो इनके नाम आए और इन पे केसेस शुरू हुआ, तब वे इस्तीफा दिए। तब उनके जगह पे इनकी पत्नी आई। लेकिन पूरा 15 साल करना धरना सब लालू प्रसाद ही करते थे। राबड़ी देवी जी दिखावा के थे। इस बीच केंद्र में पार्टी के तौर पर आरजेडी यूनाइटेड फ्रंट सरकार का हिस्सा नहीं थी। फिर भी आरजेडी के मंत्री कैबिनेट में कायम रहे। ये स्थिति तब तक बनी रही जब तक 28 नवंबर 1997 को कांग्रेस ने गुजराल सरकार से समर्थन खींच नहीं लिया। ग्यारह दिसंबर को जब तक लालू जेल से छूटे, तब तक केंद्र में गुजराल केवल अंतरिम प्रधानमंत्री की हैसियत में थे। अगले लोकसभा चुनावों की तैयारियां चल रही थी। लालू बिहार की राजनीति से अब केंद्र की ओर जाने की कोशिश में जुट गए। 1998 लोकसभा चुनाव में लालू एक बार फिर सुर्खियों में थे, जब यादव बहुल मधेपुरा सीट से उन्हें जनता दल अध्यक्ष शरद यादव ने खुली चुनौती दे दी। पूरे देश की नजर दो दिग्गजों की इस टक्कर पर रही। मधेपुरा में बाजी लालू यादव ने मारी, लेकिन उनकी पार्टी की सीटें घटकर 17 रह गईं। इस बीच नीतीश बीजेपी का दामन थाम एनडीए में शामिल हो चुके थे। उनका पॉलिटिकल ग्राफ ऊपर जा रहा था। 1998 में केंद्र में एनडीए की सरकार आई। नीतीश कुमार मंत्री बने। हालांकि ये सरकार 13 महीने में गिर गई और 1999 में फिर आम चुनाव हुए। लालू की राजनीति को देखने का एक नया नजरिया आकार ले रहा था। लोकसभा में हार मिली, चारा घोटाले में शिकंजा कस रहा था। लालू एक नए संघर्ष में घिरे थे। संघर्ष अपनी सियासत को बचाने का, अपनी सरकार को बचाने का। पार्टी के अंदर असंतोष पनप रहा था। नीतीश ताकत के तौर पर उभरे थे। इसी क्रम में अपराधियों से समझौता भी हुआ। अपराधियों को संरक्षण भी दिया गया। यूं तो लालू के पहले कार्यकाल में ही अपहरण, हत्याएं, लूटपाट की खबरें आनी शुरू हो गई थीं। लेकिन प्रशासनिक बेबसी अब और बढ़ती जा रही थी। अपहरण उद्योग की शक्ल लेने लगा था। खबरें तो यहां तक आती थीं कि फिरौती की रकम को पुलिस से राजनेताओं तक के बीच बांटा जाता था। लालू के शासन के दौरान कुल 17,000 अपहरण हुए।
24,000 डकैतियां हुई, 24,699 लूट की वारदातें हुई। बिहार को जो लोग बिहार को बोलता है कि फिसंडी राज है, बिहार के कीटाणु को नहीं समझा कि किस कीटाणु ने बिहार को, कौन सा वो कारण थे या कौन सा बिहार हमको मिला था सजा के, जिसको लालू और राबड़ी देवी की सरकार ने बैक किया है। 90 तक तो ठीक रहा 5 वर्ष, उसके बाद धीरे 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 इनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई इनके कारण प्रदेश का कि लोग माँ बहने बाजार नहीं निकलते थे, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। आप घर से निकली हैं, घर पुनः वापस लौटिएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। पूरी तरफ विधि व्यवस्था खराब, लोगों का पलायन होने लगा, लोग अपने को महसूस करने लगे कि भाई हम सुरक्षित नहीं हैं, चाहे किसी जाति या धर्म के हों, इंक्लूडिंग यादव। लालू के बाद राबड़ी शासन में तो जातीय विभाजन की लकीरें और गहरी हो गईं। कई बड़े नरसंहार हुए, 200 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। राज्य में निजी सेनाओं का तांडव मच गया। इतने उस समय में जितने क्रिमिनल्स लोग थे या करप्ट लोग थे या अफसर थे, वो सारे बाहर आ गया, करप्शन का बाहर आ गया, क्रिमिनलाइजेशन होने लगा और इसलिए नरसंहार तो काफी हुए थे उस समय। नरसंहार जो हुए नक्सल्स, एंटी नक्सल्स इन दोनों के बीच हुए, यानी कि उसको अगर 2 धुरी में बांटे आप तो नक्सलियों के संगठन और साथ साथ रणवीर सेना या भूमि सेना या फिर लोरिक सेना, इस तरह की जो दबंग जातियों की सेनाएं थी। इन नरसंहारों ने बाद के दौर में भी ये बंद नहीं हुए। तो बाद के दौर में लालू के राज में हो रहा है या राबड़ी के राज में हो रहा है, तो ये एक पूरे जो बिहारी समाज का जो फेनोमेना है उसका ये परिणाम था। इस बीच अगस्त 1998 में सीबीआई ने अब लालू के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज कर लिया। सर्वोच्च अदालत ने सरेंडर करने का आदेश सुनाया और अक्टूबर 1998 में लालू को एक बार फिर जेल जाना पड़ा। इस बार जब लालू आत्मसमर्पण के लिए गए तो केवल 15 मिनट में पहुंच गए। पिछली बार समर्थकों की भीड़ के बीच इतना ही फासला तय करने में उन्हें 4 घंटे लगे थे। कि अगर सचमुच में यादव आपके साथ है या था 95 के बाद, आप हारे लालू प्रसाद जी, आपकी पत्नी हारी, आपकी बेटी हारी। जब आपके प्रति यादवों ने वोट नहीं दिया, क्योंकि लालू प्रसाद जी कहां से लड़ रहे, यही 31 पाटलिपुत्रा जहां 5 लाख यादव है। तो इससे बड़ा प्रमाण नहीं ना मिलेगा कि आज के तिथि में इनके साथ जनता नहीं है। इस दफा लालू 70 दिनों तक जेल में रहे। हालांकि ये कहने के लिए जेल थी। पहली बार तो राबड़ी सरकार ने यह निश्चित किया कि लालू जेल के नाम पर बिहार मिलिट्री पुलिस के गेस्ट हाउस में रहें। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति की तो उन्हें बेऊर जेल जाना पड़ा। हालांकि वहां भी उनके लिए वीवीआईपी व्यवस्था कायम रही। इधर केंद्र की वाजपेयी सरकार भी अब बिहार की ओर नजरें गड़ाए थी। फरवरी 1999 में राबड़ी देवी सरकार को जंगल राज के आरोप लगाते हुए बर्खास्त कर दिया गया। लालू ने अपनी सियासी चपलता का नमूना दिखाते हुए कांग्रेस की मदद ले ली और केंद्र को बर्खास्तगी का आदेश वापस लेना पड़ा। साल 2000 में जब बिहार चुनाव हुए तो लगभग हर राजनीतिक विश्लेषक ने लालू के अंत की भविष्यवाणी कर दी थी।
क्योंकि इस लड़ाई में एक और अकेले लालू यादव थे, दूसरी तरफ वाजपेयी, आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव, शत्रुघ्न सिन्हा। लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आना शुरू हुए तो एक पल को तो लालू को भी विश्वास नहीं हुआ था। हां, वो 1995 के नतीजों से बहुत पीछे रह गए थे, फिर भी अकेले आरजेडी की सीटें एनडीए की कुल सीटों से 2 अधिक थी। एनडीए को 122 सीटें मिली थी। नीतीश कुमार सर्वसम्मति से सीएम के तौर पर कबूल थे। उन्होंने राज्यपाल को 146 विधायकों की सूची सौंपी और आरजेडी के विरोध के बावजूद उन्हें शपथ दिला दी गई। जितना दिया था उन्होंने विधायकों का समर्थन, उतना उस समय लालू जी के पास नहीं था, सबसे ज्यादा इन्हीं के पास था। तो संवैधानिक रूप से बाध्य थे गवर्नर कि जो सबसे ज्यादा समर्थन देता है विधायकों का, संख्या देता है, तो उसको तो बुलाना ही था। इसलिए उस आधार पर उन्होंने बुलाया। लेकिन ये ड्रामे का अंत नहीं था। लालू यादव दिल्ली गए, सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने की खातिर कांग्रेस का समर्थन हासिल किया। हालांकि कांग्रेस की बिहार इकाई में लालू कबूल नहीं थे, लेकिन विश्वास मत की तारीख तक लालू ने कांग्रेसी विधायकों को पटना के एक लग्जरी होटल में नजरबंद रखा। छोटी पार्टियां, इंडिपेंडेंट एमएलए, सबको रिझाने की होड़ सी मच गई। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी होगी और कौन होगा? हम लोग छिपा के बात करते हैं। मुख्यमंत्री का वैकेंसी कहाँ है? राबड़ी देवी के लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, रिन्यूअल होगा। आखिरकार विश्वास मत से पहले ही नीतीश को अपनी कमजोरी का एहसास हो गया। उन्होंने केवल 7 दिनों में कुर्सी छोड़ दी। राज्यपाल को राबड़ी देवी को सरकार बनाने का न्योता देना पड़ा। आरजेडी को लेफ्ट पार्टियों का साथ मिला और कांग्रेस का बाहरी समर्थन। राबड़ी देवी दूसरी बार बिहार की मुख्यमंत्री बन गई। फ्यूडल मेंटेलिटी वाले स्टेट में गांव और रिमोट गांव से आने वाला आदमी, गाय भैंस बकरी चराने वाला, उपवास रहने वाला आदमी, वो आदमी हम लोग को अभी भी हम लोग को आश्चर्य होता है कि भाई हम कैसे यहाँ पहुंच गए। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के चंद हफ्तों के भीतर सीबीआई ने एक और चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के मामले में राबड़ी और लालू यादव दोनों का नाम शामिल किया गया। लालू को तीसरी दफा जेल जाना पड़ा। राबड़ी को बेल मिल गई और उनकी सरकार कायम रही। को अगर अपमानित करोगे तो हम बोलेंगे अपमानित। आप कंपेल नहीं कर सकते। तो राबड़ी देवी ने सब कुछ बता दिया कि भाई जो भी है हमने तो दे दिया है, उसके अलावा तुमने क्या लाया? जेवर के बारे में पूछा, शादी के टाइम में जेवर हमें सारा दिया हुआ है हमारा। गाय कितना दूध, कहाँ से दाना तो कहाँ से खरीद, सब आता है हमारा दुकान से खरीद के आता है। और रोड पर फेंका लेके हम उठा के ले आके खिला देते हैं। और जो उनका समझ में नहीं आया हम कहें हम लिख के दे देंगे, आप लिख के दीजिए, हम लिख के देंगे। इस बीच बिहार में राज्य बंटवारे की मांग जोर पकड़ने लगी। वाजपेयी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में छोटे राज्य बनाने की बात कही थी। इससे उत्साहित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना आंदोलन तेज कर दिया। इधर बीजेपी के अंदर भी वनांचल राज्य की मांग जोर शोर से उठने लगी थी, लेकिन लालू यादव बंटवारे के विरोध में मजबूती से खड़े हुए। बिहार विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव तक पास कराने की कोशिश की। कोई भी व्यक्ति इतिहास का अंतिम व्यक्ति नहीं होता। लालू प्रसाद ने बिहार का भूगोल बदल दिया, बिहार की चौहद्दी बदल दी, बिहार प्रदेश का बंटवारा कर दिया। आज स्पेशल राज्य की दर्जा मांग कर रहे हैं लालू प्रसाद। अरे भाई, इसके लिए दोषी तो तुम हो। पूरे देश में जितनी खनिज संपदा है, आयरन ओर, कॉपर ओर, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, माइका, साइंस में यूरेनियम, कहते थे कि हमारे लाद पे बटेगा। लालू प्रसाद यही कहा करते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने बिहार
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल बनाने का ऐलान कर दिया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग झारखंड राज्य का जन्म हो गया। आजादी के बाद बिहार के लिए यह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध झारखंड के अलग होते ही बिहार को संवारने का संकट खड़ा हो गया। झारखंड के अलग होते ही उद्योग से लेकर खनिज तक सब बिहार से छिन गए। एक गरीब राज्य ने एक अमीर राज्य को जन्म दिया। बिहार में सुरक्षा से आजिज आ चुके कई कारोबारियों ने भी झारखंड में दुकान लगाना बेहतर समझा। इस विभाजन के बाद लोकसभा की 54 में से 14 सीटें झारखंड के पास चली गईं और विधानसभा की 324 में से 81 सीटें भी बिहार के पास अब रह गईं लोकसभा की 40 और विधानसभा की 243 सीटें। कुछ ने इस वक्त पर झारखंड को अलग करने के फैसले को एनडीए के सियासी दांव के तौर पर भी देखा। अगर वाकई ऐसा था तो यह दांव उल्टा पड़ा। 2004 में जब संसदीय चुनाव हुए तो आरजेडी ने वापसी कर ली। बिहार की 40 सीटों में आरजेडी ने 22 जीती तो एनडीए के खाते में आए केवल 11। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बल्ले बल्ले, क्योंकि उनकी सरकार बनी। कभी उन्होंने सपना भी नहीं देखा रहा होगा कि आदिवासी पहचान के आधार पर बनने वाले राज्य में बीजेपी राज करेगी। लेकिन जो झारखंडी पार्टियां थीं वो आपस में इतनी विभाजित थीं और एक श्रेय भी गया कि एनडीए सरकार ने पहल करके झारखंड बनवाया है। आम चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। एनडीए 169 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। सरकार बनाने के लिए यूपीए का गठन हुआ। आरजेडी इस गठबंधन में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। लालू यादव ने यहां फिर राजनीतिक दांव चला। कांग्रेस विरोध की सियासत से जन्मे लालू कांग्रेस के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। यहां तक कि विदेशी मूल के मसले पर घिरी सोनिया गांधी का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तावित करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। राहुल गांधी राजनीति में है, देश का है। सोनिया गांधी देश की बहू है, देश की नागरिक है। जो विदेशी सवाल उठा रहे हैं, समझो इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। विदेशी सवाल के अलावा और ये देसी बोली बोलते थे, देसी बात करते थे और विदेशी बात बोलते वाजपेयी सरकार। जो अमेरिका बोलता वो ये करते, जो वाशिंगटन करता वो करते। स्वदेशी रास्ता छोड़ा, विदेशी बात, जो विदेशी बात मूल बात बोलता सोनिया गांधी को डेमोलाइज करने के लिए, ये विदेशी सब है ये लोग। वो देश की बहू है, 50 बार मैं बोल चुका हूँ। लालू रेल मंत्री बने और ऐसा कार्यकाल निभाया कि देश विदेश में उनके मॉडल की चर्चा शुरू हो गई। लालू लोक लुभावन फैसले लेते। बार बार उन्होंने यह दावा किया कि रेलवे को उन्होंने मुनाफे में पहुंचाया। हालांकि इस पर कई सवाल उठे। लालू की उपलब्धि एक केस स्टडी के तौर पर आईआईएम में शामिल की गई। विदेशी यूनिवर्सिटीज उन्हें लेक्चर के लिए बुलाने लगी। ये तो आंकड़ों से ही, मतलब लोगों की आप विचार लेंगे या जो आंकड़े हैं, कहते हैं कि उस समय बहुत ही बढ़िया काम किया था उन्होंने। विदेशों में उन्होंने डंका बजा दिया था। सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है, सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। एवरीबडी इज एप्रिशिएटिंग कि आई हैव डन ए ट्रेमेंडस वर्क। ईच एंड एवरी ईयर I have earned crores and crores every day, and they are saying, Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. एक तरफ केंद्र में लालू छाए हुए थे,
उनके घोटाले का शोर थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन केस में ढिलाई नहीं थी। दूसरी तरफ 2005 में बिहार एक बार फिर विधानसभा चुनाव के लिए तैयार था। एक तो पिछली बार के गलत पूर्वानुमान और दूसरा केंद्र में सत्ता से बेदखल होने के बाद एनडीए गठबंधन का आत्मविश्वास डिगा हुआ था। लालू जोश से भरपूर थे। फरवरी 2005 में जो चुनाव हुए उसमें बिहार ने किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। एनडीए 92 सीटों के साथ सबसे आगे जरूर थी, लेकिन नीतीश ने दावा पेश करने से इनकार कर दिया। हमारा भी स्पष्ट बहुमत नहीं था, आरजेडी को बहुमत नहीं मिला था और रामविलास पासवान एक अलग तरह की राजनीति के संचालन में लगे हुए थे जो एकदम अव्यवहारिक थी और उनके विधायकों के बगैर स्पष्ट बहुमत हम लोगों का होता नजर नहीं आ रहा था। लिहाजा बगैर किसी दल बदल को बढ़ावा देने, बगैर किसी तोड़फोड़ को उकसाने के बजाय श्री नीतीश कुमार जी ने बेहतर समझा कि हमें जनता के बीच में जाना चाहिए। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 9 महीने बाद जब नवंबर 2005 में दोबारा चुनाव हुए तो नीतीश की अगुवाई में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया। बीजेपी जेडीयू को 143 सीटें मिली, आरजेडी 54 सीटों पर सिमट आई। लालू यादव हमेशा कहते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन 15 सालों तक सत्ता पर काबिज रहने के बाद लालू राबड़ी राज का अंत हो गया। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनते ही अपने मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने साफ कहा कि अपराध को राजनीतिक संरक्षण देने के दौर को खत्म करना होगा। पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि अपराध और अपराधियों के लिए एक ही नीति होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस। नीतीश भरसक जतन कर रहे थे कि कानून तोड़ने वालों के साथ सख्ती हो, चाहे वो कितना ही रसूखदार व्यक्ति क्यों न हो। उनके पहले ही कार्यकाल में 70,000 के करीब मामलों में दोष सिद्ध करने में सफलता मिली। उसमें बड़ा प्रोविजन ये था कि ये एसएचओ को, जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस निरीक्षक है, उसके लिए ये आदेश थे कि जो गवाह है कोर्ट में जाए और गवाही दे। जेडीयू के भी 1-2 अपराधी किस्म के विधायकों को भी सजा हुई। अपराध का एक सवाल जो है वो इस पर बहस भी होती रही नीतीश कुमार की सरकार के समय भी कि साहब क्या विकास है, अपराध भी हो रहे हैं। अपराध पहले के मुकाबले भले कम हो रहे थे लेकिन अपराध तो हो ही रहे थे। तो याद होगा आपको कि नीतीश कुमार ने एक बात भी कही थी कि अपराध भी होगा, विकास भी होगा। अपराध पर तवज्जो न दें बल्कि विकास पर तवज्जो दिया जाए। तो अपराध कम होने से विकास जरूर होता है, लेकिन विकास के लिए अलग मानक भी तय करने होते हैं और वो शायद पिछली सरकार ने किया। बिहार में बाहुबलियों पर भी वज्र टूटा। भागलपुर दंगों के दोषी लालू यादव के खासम खास कामेश्वर यादव को जेल में डाला गया। सीवान में कोहराम मचाने वाले लालू के एक और करीबी मोहम्मद शहाबुद्दीन को सजा हुई। पप्पू यादव जेल गए। नीतीश के राजनीतिक दोस्त रहे आनंद मोहन सलाखों के पीछे गए। मोकामा माफिया के सरगना सूरज भान को जेल हुई। वैशाली के मुन्ना शुक्ला भी जेल गए। नीतीश कुमार ने जो विरोधी खेमे के बाहुबली थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि जो और सारे दूसरे दलों से जुड़े हुए बाहुबली थे वो घूमते भी रहे। कुछ ऐसे जनता दल यू के बाहुबलियों को भी नीतीश कुमार ने शिकंजे में लिया जिनके बारे में सोचा नहीं जा रहा था कि ऐसा होगा। तो बाहुबलियों की राजनीति जो है या राजनीति में बाहुबलियों का जो हस्तक्षेप है या जो उनका उपयोग है, उनका एक तरह से मिसयूज है, जो भी आप कह लीजिए, वो बिहार की राजनीति में समय समय पर चलता रहा है। न्याय निर्भीक और निष्पक्ष नजर आने लगा। हालांकि यह सच है कि नीतीश सरकार में भी चंद दागी रहे। हाल ही में सजा याफ्ता हुए अनंत सिंह उनकी सरकार का हिस्सा थे। लेकिन आम जनता के लिए बड़ा सच यह भी था कि 2010 तक अपराध के आंकड़ों में 68% कमी आ गई।
अगर एक क्रेडिट दिया जाए नीतीश कुमार को कि उनके पूरे शासनकाल में, तो निर्विवाद रूप से एक बात तो कही जाएगी कि विधि व्यवस्था नीतीश के राज में दुरुस्त हुई। बिहार अब खुलकर सांस ले रहा था। अपराध घटा, सड़कों की हालत सुधरी, अपहरण के डर से घरों में घुट रहे बच्चे अब बाहर घूम रहे थे। लड़कियां अब महफूज महसूस कर रही थीं। कारोबारी बिहार की ओर देख रहे थे। सड़कें अब सुनसान नहीं थीं। खाने पीने की दुकानों में अब रातों में भी रौनक दिखती थी। नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू बीजेपी सरकार ने जंगल राज खत्म करने की दिशा में जो कदम उठाए, वो चुनावी नतीजों की शक्ल में नजर आए। 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो केंद्र में यूपीए ने वापसी की, लेकिन बिहार ने लालू यादव के लिए दरवाजे बंद कर दिए। एनडीए ने 32 सीटें हासिल की तो आरजेडी को मिली कुल 4। और 2010 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो जनता ने नीतीश कुमार को 206 सीटों के साथ छप्पर फाड़ बहुमत दे दिया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू का जब शासन आता है और जब एक प्रचंड बहुमत उनको मिलता है, काफ़ी अच्छी स्थिति आती है, तो लालू के लिए बहुत बड़ा झटका था। और लालू प्रसाद ने जो गलतियां की, जो खासकर सरकार के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर जो उन्होंने एक टीम वर्क नहीं किया, टीम बिल्ड नहीं की, उसका उनको परिणाम झेलना पड़ा। और बहुत हद तक अगर माना जाए तो गवर्नेंस के लेवल पर लोग जो थे वो भी उनसे दुखी हुए थे, तो उसका फायदा नीतीश कुमार को मिला। ये विश्वास सिर्फ एक आबादी का एहसास नहीं था, ये बदलाव आंकड़ों में दिख रहा था। 2004-05 में जो विकास दर 2.6% थी, वो 2013 तक 14% पार कर गई। शिक्षा, साक्षरता, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबकी तस्वीर बदल गई। राज्य में विकास और सुशासन का संयुक्त श्रेय जेडीयू और बीजेपी का था, पर नीतीश मुख्यमंत्री होने के नाते इसका चेहरा थे। बिहार की जनता संतुष्ट थी। हर क्षेत्र में काम ने रफ्तार पकड़ रखी थी। बिहार को शायद खुद अपनी तकदीर पर नाज होने लगा था। लेकिन यह खुशहाल परिवार टूट की कगार पर था। पाटलिपुत्र के वर्तमान का वो अध्याय दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए आज तक।